हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताया था और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेड्यूल के बारे में बताएंगे। अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ होती क्या हैं। अनुसूचियाँ अगर बात करें तो संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों में जो विभाजित किया गया है उसे ही हम अनुसूचियाँ कहते हैं। अनुसूचियाँ जब मूल संविधान बना उस समय अगर बात की जाए तो 8 अनुसूचियाँ थीं और अभी संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और हर अनुसूची को हम एक एक अनुसूची को देखते हुए चलेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्या है। ये एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही नहीं, जनरल सबको ये चीज़ें जाननी चाहिए, कोई भी हो, कि हमारा जो देश है वो संविधान से ही चलता है, सबको पता है। तो उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या चीज़ दिया गया है, तो उसी का एक भाग है अनुसूची। उसकी हम आज बात करेंगे कि उस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अनुसूची के बारे में कि क्या दिया हुआ है अनुसूचियों में। हम बात करेंगे पहली अनुसूची की, प्रथम अनुसूची, शेड्यूल फर्स्ट। इस अनुसूची में दिया क्या गया है, ठीक है। तो पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची में दिया हुआ है कि जो हमारा देश होगा वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों का संघ का मतलब ये कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, यूनियन से। यहाँ फेडरलिज्म नहीं मतलब है, यहाँ यूनियन से मतलब है कि इसको हम ये नहीं कि नहीं जिस राज्य का जब मर्जी हुआ तब अपना अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसको कहा गया कि ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है, पहले हम क्या बताया गया कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। चीज़ों को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर होते जाएगा। देखिए, ट्रिक पे बहुत भरोसा नहीं करते हैं कि ट्रिक कितने दिन याद रहेगा आपको, बहुत कम समय तक याद रहेगा। लेकिन जब कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आजीवन याद रहेगा, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। इसलिए हम ट्रिक पे बहुत ध्यान नहीं देंगे, हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। चीज़ें थोड़ी डिटेल में बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें जब एक बार समझ में आ जाएंगी तो वो चीज़ आजीवन नहीं भूलता है कभी। इसलिए हम कंसेप्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं, ट्रिक पे नहीं। ट्रिक बेस पे आप कितना समय तक याद रख सकते हैं, बहुत समय तक नहीं याद रख सकते हैं। इसलिए चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जानिए और पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा कि नहीं चीज़ है क्या। थोड़ा सा देखेंगे, स्किप कर देंगे, चीज़ समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जब वीडियो प्ले करिए तो पूरा देखने की कोशिश करिए, तब चीज़ें समझ में आएगी। और ये जनरल चीज़ है, सबको जानना चाहिए, सबको देखना चाहिए। तो बात करते हैं हम अनुसूची की। पहली अनुसूची में दिया क्या है, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है, संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं या राज्य जो है, उसका क्षेत्र, सीमाएं और नाम, ठीक है। क्षेत्र, सीमाएं और नाम के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। नाम के बारे में वर्णित है। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। पहली सूची में यह दिया होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन। ऐसा नहीं कि नहीं कोई भी राज्य जब मर्जी हुआ तब अपने देश से कहा कि नहीं हम अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाए, ऐसा नहीं है, वो अलग नहीं हो सकता है। और इस वर्तमान में जिस समय हम आपको बता रहे हैं, आज की तारीख में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है अपने भारत देश में, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की, शेड्यूल 2। दूसरी अनुसूची में दिया क्या हुआ है। दूसरी अनुसूची में देखा जाए तो दिया हुआ है कि
वेतन, वेतन के बारे में दिया हुआ कि जो भी वेतन जिसके जितने, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का, राज्य के राज्यपाल का, राज्य के राज्यपाल का वेतन की बात किया गया है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे जितने भी पद हैं, काफ़ी पद हैं इसमें, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इस प्रकार के जितने भी पद हैं सबका वेतन का इसमें बताया गया कि नहीं वेतन किसके कितने होंगे, इसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल 3 की, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दिया क्या हुआ है? तीसरी अनुसूची में अगर हम बात करें तो शपथ, शपथ की बात कही गई है इसमें, शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। कौन कौन शपथ लेता है? जैसे संघ के मंत्री हो गए, ठीक है, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सदस्य, ठीक है, सदस्य। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है बस शेड्यूल 3 में, कि महान्यायवादी शपथ ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, महान्यायवादी शपथ ग्रहण नहीं करता है। ऐसे एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा है, हमारे एक सर थे, पढ़ा रहे थे हमको, तो वो जब शेड्यूल 3 की बात आई, तीसरी अनुसूची की, तो वो महान्यायवादी को भी बता दी कि नहीं महान्यायवादी भी शपथ ग्रहण करता है, उन्होंने ऐसा बता दिया हमको। हमने क्लास में कहा था कि नहीं सर महान्यायवादी तो शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो उनको ये लगा कि नहीं ये क्लास में हमारी बेइज्जती कर रहा है, तो उस समय थोड़ा सा उनको सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई थी, तो उसने थोड़ा सा अपने तरीके से बोला क्लास में। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने देखा तो उनको एहसास हो कि नहीं हम गलत थे, फिर बाद में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि महान्यायवादी शपथ ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, उसके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिए, छोटी छोटी गलतियाँ आदमी कर देता है। अब बात करेंगे चौथी अनुसूची की। ठीक है, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ है इसकी हम बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात की गई है इसमें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, आवंटन, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कितनी सीटों का वर्णन, कितनी सीटें होंगी, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, पांचवी अनुसूची में क्या दिया, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, चीज़ें एक एक चीज़ जब देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे, एक ही दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये सबके लिए है, सबको ये चीज़ जानना चाहिए, सबको अधिकार है जानने का। तो हम अपने तरीके से इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि जहाँ तक हो सके चीज़, तो देखिए पढ़ाने वाले अपने तरीके से सब लोग पढ़ाएं ऐसा नहीं है, सबका अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जिसको जैसे जिस लेवल पे समझ में आता है बस उस चीज़ों को जाने और समझें। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया, अनुसूचित अनुसूचित
और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तथा नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, छठी अनुसूची है क्या। ऐसे करके हम एक अनुसूची देखेंगे। 12 अनुसूचियां हैं, आपको कल ही बता चुके हैं। 4 अनुसूचियां संशोधन करके जोड़ी गई हैं, तो उसको भी हम बताएंगे कि किस संशोधन के तहत किस सन में उस चीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो 4 राज्य हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में उत्पन्न है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है, शेड्यूल 7। इसमें अगर मोटा मोटी कहा जाए 7वीं अनुसूची में, तो इसमें शक्ति का पृथक्करण है। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण से क्या तात्पर्य है, और इंग्लिश में कहा तो सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें 3 प्रकार की चीजें दी हुई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये 3 चीज तो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ इसको जानते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब ये है कि जो भी केंद्र सरकार के अधीन जो भी पद या जो भी कानून होंगे वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के जो भी विषय हैं, जो भी कानून हैं, उस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की अगर हम बात कर लें तो ये दोनों के सहयोग से होता है। संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आता है। संघ प्लस राज्य दोनों के अंतर्गत जो भी विषय आता है उसको हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे मान लीजिए, ये क्या, ये दोनों के अंतर, ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, इसी तरह चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे, और जब चीज़ को समझने लगेंगे तो और चीज़ जानने की उत्सुकता बढ़ेगी अंदर। दिमाग कुरेदिए, जब दिमाग को आप कुरेदते हैं तो इससे क्या होता है कि सोचने समझने की क्षमता थोड़ा बढ़ता है। तो दिमाग को हमेशा कुरेदिए, नई चीज़ जानने की कोशिश करिए कि चीज़ें हैं क्या, वो चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, ये चीज़ें आखिर है क्या। ऐसा नहीं कि नहीं बस एकदम मूक दर्शक बने हुए हैं, बस जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आप एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं तो आपका जानने का हक है। ऐसा नहीं कि नहीं आपको एग्जाम देना है तभी आप जानिए, बाकी नहीं जानने का हक है आपको। जानिए चीज़ों को, ताकि आप 4 लोगों में किसी भी ऐसे जगह डिबेट कर सकते हैं, उस चीज़ को बता सकते हैं। तो इस पर्पज़ से आप जानने की कोशिश करिए कि हमारा देश का संविधान है, क्या चीज़ उसमें है, क्या गलत है, क्या सही है, उस चीज़ को जानिए। इस पर्पज़ से ये हम वीडियो लेके आ रहे हैं, लगातार वीडियो मेरी आती रहेंगी, और जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, वहाँ से आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो भाषा की बात की गई है। ठीक है,
इस समय टोटल देखा जाए 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा जो संवैधानिक रूप से संवैधानिक दर्जा जिसको प्राप्त है, वो टोटल कितना है? 22 भाषाएं हैं। ये भाषा तो बहुत हैं, लेकिन संवैधानिक दर्जे की अगर बात की जाए, संवैधानिक दर्जे की, तो टोटल 22 भाषाओं को ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो पाया है। ठीक है, 4 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई। ठीक है, 4 भाषा को जोड़ा गया, जैसे बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, इसको याद रखिएगा, ये चूँकि लेटेस्ट है, इस 4 को सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, तो ये चीज़ें परीक्षा में आ सकता है या जानना भी चाहिए। और कब जोड़ा गया ये? 92वें संविधान संशोधन 2003। 2003 में। ठीक है, हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया। सोचिए कि जो जब संविधान बना, जो संविधान निर्माता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, अभी जो लोग संविधान बनाए वो लोग अभी थे, और उसी समय इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसका प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। 1951 में इस चीज़ को जोड़ा गया। सोचिए कि भी वो लोग थे, तब तक फिर संविधान को संशोधन करने की जरूरत भी पड़ गई। तो संविधान हम लोग का देश का लचीला है, ठीक है, कठोर और लचीला दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है 9वीं अनुसूची में? इसमें न्यायिक पूर्वावलोकन की बात की हुई है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, इसमें संपत्ति अधिग्रहण वाले भी है, 9वीं सूची में ही संपत्ति अधिग्रहण वाला है। ठीक, ये 9वीं अनुसूची में इस चीज़ को बताया गया है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? चीज़ों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, समझ में आएगा सब चीज़। तो 10वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो इसमें दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून इसमें बनाया गया। दल बदल कानून है क्या? जैसे दल बदल कानून इसलिए बनाया गया कि होता क्या था कि कोई भी जो सांसद बनता था या विधायक बनता था, कोई भी सदस्य बनता था, तो वो क्या करता था, जीतता किसी और पार्टी से था और ज्वाइन कर लेता था कोई और पार्टी। इससे क्या होता था, समस्याएं बढ़ती थी। देखिए, दल बदल कानून लागू हुआ, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दल बदल कानून लागू हो गया तो चीज़ें समाप्त हो गई, वो चीज़ खत्म हो गया, समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हैं, लेकिन थोड़ा तरीका बदल गया है, दूसरे तरीके की थोड़ी समस्याएं हैं दल बदल कानून से। तो इस चीज़ को हम आगे डिफाइन करेंगे कि इससे क्या नुकसान है दल बदल कानून से। और उस समय तो जो समस्याएं थी, वर्तमान समस्याएं तो ख़त्म कर दी गई दल बदल कानून से, लेकिन अभी समस्या बनी हुई है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें दल बदल कानून की बात कही गई है 10वीं अनुसूची में। हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो पंचायती राज की बात की गई है, पंचायती राज। ठीक है, जो भी पंचायत चुनाव होते हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना हम लोग के यहाँ, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत,
और जिला पंचायत, ये 3 तरह के चुनाव हम लोग के यहाँ होते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये आया है बलवंत राय मेहता समिति के तहत। बलवंत राय मेहता समिति के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। बलवंत राय मेहता समिति के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ये तीनों चुनाव होते हैं। जो सबसे पहले अगर पंचायती राज की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिले में लागू हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची अगर देखा जाए तो ये पिछला वाला हम नहीं बता पाए। पिछले वाले में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संशोधित करके जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 12वीं की। 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 12वीं अनुसूची में दिया गया नगर निगम की बात करिए। इसमें नगर पालिका की बात की, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है। इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी बात की गई है। नगर निगम में कितने विषय हैं, इसकी बात की गई है कि 12वीं अनुसूची में क्या दो, यहाँ देखिए 12वीं, ठीक है। तो ऐसे हम 12वीं अनुसूची पे हम डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे GS2 से हम स्टार्टिंग करेंगे। यूपीएससी का जो GS2 है उसका जो पहला यूनिट है उसको हम एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। वो ऐसा नहीं कि नहीं जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसी के लिए वो काम करेगा, वो जनरल चीज़ें हैं, सब जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। तो लास्ट में एक कोटेशन देखते हैं ताकि हमेशा मोटिवेट रहें, चीज़ों को देखते चलेंगे मोटिवेट रहने के लिए। वैसे मोटिवेट तो खुद रहिए। बात करते हैं झरनों की आवाज़ इतनी मधुर सुनाई नहीं देती अगर राह में उनके पत्थर न होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जीवन जीने में तभी मज़ा है जब थोड़ा संघर्ष करना पड़े, ठीक है। जीवन जीने का तभी मज़ा भी आता है, मज़ा तभी आता है जब थोड़ा संघर्ष करके जब चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद है, ठीक है। सभी लोग को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बाय, बेस्ट ऑफ लक।